अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में हूं अनीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा MPs MNAs हैं जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ कर गए हैं, खासकर 9 मई के वाक़यात के बाद। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे रहनुमा पार्टी सदर और पार्टी के वाइस चेयरमैन ख़ास तौर पे यानी शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया इमरान खान साहब का साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ। वो कहते हैं हम साथ ही रहेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि बड़े देरीना साथी इमरान खान साहब के, जैसे कल भी हमने बात की, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, परवेज़ खटक साहब, वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन ये दोनों अपनी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, क्या कहते हैं ज़रा देखिए। इन लोगों को जिस दिन ऑल्टरनेट अवेलेबल हो गया ये छोड़ देंगे इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी को इस वक्त ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, लॉजेस इस वक्त जहां बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं PML जो है ना ज्वाइन करने का सोच रहा हूं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को जाके मिले, उसके 2 दिन के बाद जो है वो PTI में चले गए। सो इसलिए उनको कोई इस बात की कोई इतनी या वाली प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सिर्फ ये है कि मौका इस वक्त नहीं है छोड़ने का। उनको को ऑल्टरनेट जिस दिन मुतबादल बेहतर मिल गया वो छोड़ देंगे। आज भी जब उनको पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है, तो वो चले जाएंगे वहां पे। परवेज़ इलाही साहब भी और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब भी इमरान खान को डंप करने वालों में शामिल हो जाए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोई हया की बात यानी उसूल पसंदी की बात नहीं है ये परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का PTI के साथ रहना, बल्कि उनके पास कोई मुतबादिल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अपने तज्जियाकारों से यही पूछेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर यह भी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ास तौर पर शामिल होने का फ़ैसला करना था, तो उससे पहले उनकी चॉइस थी नून लीग। ये दावा या फिर जो बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ होंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मैडम शेख, आज का जो दौर है या आज का जो वक्त है, उनमें चंद पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और उन पहुँचे हुए बुज़ुर्गों में से एक बड़े बुज़ुर्ग का नाम आजकल ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ साहब में चश्मे बदूर एक ऑन ऑफ बटन भी है। बटन ऑफ हो जाए तो वो मफामती हो जाते हैं, रातों को एक्टिव हो जाते हैं। बटन ऑन हो जाए तो वो इनकलाबी हो जाते हैं और आजकल जैसे हुए हैं ची गवेरा तकरीरें जारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के वैसे तो कैसे नाहिल होकर नाइली से बचे, ये कहानी भी बड़ी मज़े की है। ख्वाजा आसिफ साहब की लंदन एक्सटेंशन वाली कहानी भी बड़ी मज़े की है। लेकिन बात हो रही है इस वक्त ख्वाजा आसिफ की बुजुर्गी की। आजकल इन्हें चीज़ों का वक्त से पहले पता चल जाता है। 2 सूबों का इलेक्शन मामला था सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिक्टेट किया तो तगड़ा जवाब आएगा, और ऐसा तगड़ा जवाब आया कि खुदा की पनाह। और इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम बनाई, अनाउंस की, तो ख्वाजा साहब बोले कि दूसरी टीम भी बना दें, ये टीम हो सकता है ना रहे PTI में। अगले दिन खैर से परवेज़ खटक और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। ख्वाजा साहब ये भी फरमा चुके हैं कि इमरान खान की टीम में 11 खिलाड़ी भी नहीं रह जाएंगे। ये असल खिलाड़ियों के पर तवज्जो दें तो सूरत हाल उसी तरफ चलती हुई या जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये जो फरमाया है कि परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ जाएंगे, परवेज़ इलाही तो हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए। और क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसकी 11 वजूहात हैं। ये कभी किसी दिन आप रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं छोड़ेंगे। 1-2 करके बता दें, क्योंकि ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि मुतबादिल नहीं है उनके पास, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। नहीं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बाई चॉइस आए, नंबर 1। परवेज़ इलाही साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी, नंबर 2। परवेज़ इलाही नून लीग के साथ बैठना नहीं चाहते, नंबर 3। परवेज़ इलाही घर से निकाले जाएंगे अगर PTI इस वक्त छोड़ेंगे, नंबर 4। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त कश्तियाँ जला कर बैठे हैं, नंबर 5। परवेज़ इलाही साहब को 4 मौके मिले, उन्होंने नहीं गए, नंबर 6। परवेज़ इलाही साहब कॉन्फिडेंट हैं आगे फ्यूचर में तरीके इंसाफ के, नंबर 7। और 4 और फिर कभी बता दूंगा। तो इससे तो ये साबित होता है कि वाकई मुतबादिल नहीं है।
हाँ, तो ये नहीं मुतबादल नहीं, मुतबादल है, काफ लीग उनके पास मुतबादल है। अच्छा। लेकिन वो अंदर खाने में चौधरी शुजात साहब उन्हें कह भी चुके हैं, पैगाम भिजवा भी चुके हैं कि घर वापस आ जाएं, वजाहत साहब भी कह चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। जी जी। अच्छा मैडम शेख, जो आखिर पे आपको एक दो खबरें भी दूंगा, लेकिन जो ये बात उनकी ख्वाजा साहब की बिल्कुल ठीक है कि पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद कुरैशी साहब नून लीग में जाने की उन्होंने एक शदीद कोशिश की थी और इसी तरह हुआ था जिस तरह ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। क्या अब वो तरीके इंसाफ छोड़ जाएंगे कुरैशी साहब? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि कुरैशी साहब किसी और पार्टी में जाएंगे तो वो मैक्सिमम दूसरी तीसरी पोजीशन पे होंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है उसमें वो जानशीन कासम के अब्बा उन्हें बना चुके हैं और वो अगले जिस तरह की सूरत हाल जा रही है और हमारे पूरे निज़ाम को वो मंजूर हैं, अगर कासम के अब्बा जेल में होते हैं, नायल होते हैं, तो वो तरीके इंसाफ को लीड करते हैं, तो माइनस कासम के अब्बा तरीके इंसाफ वो काबिल कबूल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, असद उमर, परवेज़ खटक और कुरैशी साहब की मुस्तकबिल की पाकिस्तान तरीके इंसाफ दिखाई देती है। नंबर 4, इस वक्त वो छोड़ेंगे तो सीट तो हो सकता है एक मरतबा जीत जाए, मगर सियासत जो उनकी है वो उथल पुथल हो जाएगी। और वो ये जो फवाद चौधरी साहब, हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और भी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फवाद चौधरी उन्हें वरगलाने गए थे, तो जो फवाद चौधरी बकौल ख्वाजा आसिफ साहब उन्हें वरगलाने गए थे, तो इस वरगलावे में भी 2-3 सवाल ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि मैं बताएं कि इस वक्त कासिम के अब्बा के बिना सियासत आप कैसे समझते हैं? इस वक्त छोड़कर यूं अनाउंस करना, जेल में अनाउंस करना, लगेगा कि मैं बुज़दिल हूं। नंबर 3 ये है कि तरीके इंसाफ को अगर निकालना है तो वो इमरान खान या कासिम के अब्बा की वो अशीरबाद से निकालेंगे और इसके लिए हम बाहर आकर कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। तो लिहाजा वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ख्वाजा साहब, आप चूंकि आजकल आपकी सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, अगर ये हो गया तो मेरी तरफों एडवांस तुसी ग्रेट हो, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही वो छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने कोई पेशगोई नहीं की। वो तो कह रहे हैं कि अगर उनको मुतबादिल कोई बेहतर मिलता तो वो छोड़ जाते। इस वक्त नहीं, मुतबादिल इश्यू ही नहीं है। अच्छा, इस वक्त मुतबादिल इश्यू नहीं। और खबर सुन ले मैडम शेख, जल्दी से बता दें कि बस 2-3 जुमलों में, क्योंकि एक तो ये है कि छोड़ने वालों का सिलसिला अभी जो दिखाई दे रहा है जारी रहेगा। साथ ये कि ये जो माले गनीमत है इसके हवाले से आगे कोई एक पार्टी भी अनाउंस हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है जिसमें बहुत सारे हैं। नंबर 3, इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 3 धड़े फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं और पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और इस वक्त तय हो रहा है कि वो कहाँ किसने किस तरफ जाना है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हर कोई सवाल कर रहा है कि वोट बैंक तो कासिम के अब्बा का है, तो क्या करेंगे अगर हम जाएंगे तो। लेकिन आगे अगले हफ्ते में आपको अगला मरहला नजर आएगा। अच्छा। कि पहला था तरीके इंसाफ छोड़ने वाला, अगला होगा किसी पार्टियों में जाने वाला। अच्छा, और जहांगीर तरीन साहब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में या कोई और? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक वो भी करेंगे और एक हो सकता है काफ लीग भी 2-4 लोग बिठा के करें। और न्यायी साहब, अच्छे चले जरा आते बुनियादी सवाल की तरफ। सर, आप कहिएगा जो भट्टी साहब कह रहे हैं मुतबादिल का इशू नहीं है, लेकिन छोड़ के जाने का इस वक्त ऑप्शन भी नहीं है, आप भट्टी साहब की राय से अग्री करते हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या बात पक्की हो चुकी थी शाह महमूद कुरैशी साहब की नून लीग में? देखिए अलीना, देखिए एक ऐसा वाकया है जिसका जो एनी शायद नहीं, उनको तहरीक इंसाफ नेगोशिएट मैं ही करके लाया था और मेरी उनसे बड़ी डिटेल एक मैराथन। बाकी उनकी चीजें ऐसी है कि मेरे पे इमानत है कि जब मैं इमरान खान साहब के पास गया कि मैं शाह महमूद कुरैशी के साथ आज मुका करके आऊंगा, तो आप तुम बता दो अभी कि मैं क्या ऑफर करूं। तो उन्होंने बड़ा जो बातें भी हैं वो बातें हमारे पास इमानत है। इमरान खान साहब क्या पता है कि मैं वो बातें जो मेरे सामने हुई हैं तहरीक इंसाफ की, जो कुछ भी है वो मैं कभी ना मेरे मुंह पे आई है ना आएंगी, क्योंकि उससे ये नहीं है कि बड़ी कोई अहम बातें, आम बातें, लेकिन बहरहाल वो पर्सनल है मेरी इमरान खान साहब की शामिल।
और मुझे अच्छी तरह याद है कि 4-5 घंटे की नेगोशिएशन के बाद रात 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे हमने ये फाइनल किया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे पहले नून लीग और हमारे दरमियान में शटल कॉक बने हुए थे। वो उधर भी आते थे और इधर भी आते थे, और यही वो इंप्रेशन दे रहे थे कि आप मुझे बताएं, अगर आप अच्छी ऑफर करेंगे तो आपकी तरफ आ जाऊंगा, और वो ऑफर करेंगे दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं बात कुछ और करूं, मैं बात ये करूं, ये तो बात है उनके तरीके साहब में आने की। इमरान खान साहब, जो मैं अगर कहूँ ना, क्या कैसे मैं उसको रखूं ताकि नरम तरीन अल्फाज में, इमरान खान साहब की उनकी कोई ज़हनी हम आहंगी कभी भी नहीं हो सकी तहरीक साहब में आने के बाद। अच्छा। और इमरान खान साहब वैसे भी उनकी लाइक्स और डिसलाइक बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जहांगीर कहीं की बहुत लाइक्स थी, और किस तरह कहीं की लाइक्स आती रही, कुरैशी साहब कहीं कभी भी लाइक्स नहीं थी। चुनाचे वो गाय बगाए पब्लिक में भी एम्बेरस भी करते रहे, जो पब्लिक के सामने, उनके सामने। और शामिल कुरैशी साहब को उन्होंने एक नहीं कई मौकों पे, जब तक मैं वहां था तब भी एम्बेरस किया। अब सूरत हाल यह है कि अब उन्होंने ये काम क्यों किया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत इमरान खान को, बहरहाल मैं तो समझता था उसको तो बिल्कुल सियासत से वो नाबल्द है, लेकिन नहीं, वो कोई ना कोई उनका दिमाग करते, क्योंकि जो लड़ने वाली सियासत होती है उसके अंदर वो उनको बड़ा एक नेचुरल नैक है। उन्होंने इसलिए किया है कि शामिल कुरैशी साहब का नाम उन्होंने देख के तो एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि मैं आपके मुताबिक पार्टी से को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और साथ उन्होंने मुराद शहीद साहब को भी साथ ही ये किया है। ये असल में बड़ा कोडेड मैसेजेस होते हैं जो हर बंदा समझता है, और ये मेरी अपनी जाती रीडिंग है। उन्होंने कहा कि ये तो है ही है जो मेरा जानशीन, ये उसने बड़ा खुश, क्योंकि उनका पता है कि जी वो शामिल कुरैशी साहब से उनको आसूदगी होगी, और मुराद सईद साहब से उनको जो है ना उलझन होगी। उनका ख्याल है कि मैं कितना उसको सीरियसली लेते हैं, एजिटेशन या फायर के लिए मुराद सईद को रख लिया, उसको कितना सीरियसली लेती है, क्या है मुराद सईद साहब का प्रेशर लेते हैं नहीं लेते, और वो पता मुराद सईद साहब को क्या इसी जो आजकल एक चली हुई है, एक बहुत ज्यादा कैंपेन चली है इमरान खान साहब के लोगों के खिलाफ, तो उसमें क्या मुराद सईद भी काम आता है नहीं आता। लेकिन शामिल कुरैशी साहब जो है वो नहीं छोड़ेंगे अभी तक, क्योंकि अगर जो छोड़ गए हैं, ये नहीं कि इनको तहरीक इंसाफ के तनाजुर में हम ना देखें, ना वो क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, ना वो कोई नेशनल पीपल्स पार्टी बना रहे हैं, ना को मुस्लिम काफ बना रहे हैं। ये ऑल टुगेदर एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनकी स्ट्रेंथ वाहिद होगी कि जो लोग इलेक्टेबल्स हैं वो अपना हुनर वहां आजमाएंगे। ओके बेनजीर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? साहब पे प्रेशर आएगा पीटीआई में रहने के लिए, पर शामिल कुरैशी पे नहीं आएगा। शामिल कुरैशी अंडरस्टैंडिंग के साथ, दो ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग के साथ पीटीआई में रहेंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब पे प्रेशर आएगा। आया वो उस प्रेशर को, क्योंकि जेन्युइनली जाएंगे, और आया वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। सर बेनजीर की राय शामिल करते हैं। जी बेनजीर। अलीना, मेरे ख्याल से जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि मैं तो खुद भी वैसे काफ़ी हैरान हूँ कि अभी तक शामिल महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब जो हैं वो अभी तक पीटीआई में हैं। मुझे तो लगा था कि बड़ी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से साहब कल बता रहे थे, खान साहब खुद भी हैरान है कि ये दोनों कैसे टिके हुए। साफी साहब हमें कई वाकयात जो हैं शो पे बता चुके हैं शामिल महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कि कितना ट्रस्ट करते हैं इमरान खान साहब उनको। लेकिन मेरे ख्याल से इस बात में दम है कि उनके पास इस वक्त इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अक्सर वैसे मुआवजा किया जाता है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का, और कहा जाता है कि देखिए इन सियासी जमातों पे भी क्रैकडाउन हुआ लेकिन ये कायम रही, इसी तरह पीटीआई जो है वो भी कायम रहेगी। मेरी राय इसमें यह है कि पीटीआई थोड़ी सी मुख्तलिफ एक सियासी जमात है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई में ये सरवाइव कर पाएगी। ये जो इस वक्त पीटीआई है, इमरान खान साहब की पीटीआई जो है, क्या ये वाकई में सरवाइव कर पाएगी या नहीं? क्योंकि एक वजह मेरी राय में ये है कि एक पीटीआई जो है अभी भी एक यंग पार्टी है, इसको आए हुए अभी 2011 में ही ये उभर के सामने आई है, इससे पहले आज के कोई खास इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे। दूसरी बात यह है कि पिछले कई सालों से, अब तो इमरान खान साहब खुद भी ये बात मान चुके हैं कि पिछले 27 सालों से वो एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका मतलब उनको एस्टैब्लिशमेंट की काफी हद तक हिमायत हासिल थी। ये अभी
पिछले 8-9 महीनों से उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया है। और तीसरी कमजोरी पीटीआई की, और जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो उनकी सेकेंड और थर्ड टियर लीडरशिप है। मेरी राय में उनकी जो लीडरशिप है उसमें लॉयलिस्ट कम है इमरान खान साहब के, अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा है। उसमें ऐसे सियासतदान हैं, अब हम लॉयलिस्ट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मैं उनको एक हाथ पे गिन सकती हूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा, वो अभी तक मेरे ख्याल से उन पे बहुत ही ज्यादा कोई दबाव डाला जाएगा तो वही वो जाके इमरान खान साहब का साथ छोड़ेंगी, लेकिन वो एक ट्रू एक कारकुन है पार्टी की। इसी तरह उमर चीमा साहब है, फारूक हबीब साहब है। लेकिन ये बात आप शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब के बारे में नहीं कह सकते। एक तो इनके बारे में शुरू दिन से ये राय थी कि ये इनके अपने एक पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर जरा साइडलाइन होंगे, माइनस होंगे कभी, तो ये पार्टी को संभाल सकते हैं, या मोनस इलाही साहब पार्टी को संभाल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरी कैटेगरी है इनकी लीडरशिप में लोगों के, ये वो है जो इनको एस्टैब्लिशमेंट लाई और एस्टैब्लिशमेंट अब वापस लेके जा रही है। तो मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनको कोई ऐसी पैकेज डील मिलती है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपने सियासी मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, उनको उनकी बेटी भी है, उनके बेटे भी हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, तो उनको कोई पैकेज डील अगर किसी सियासी जमात से मिली, पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से, जो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, तभी वो जाएंगे, वरना वो यहीं रहेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या एनालिसिस है इस मामले के ऊपर? और खासतौर पर भट्टी साहब अभी अपनी खबर की बुनियाद पर ये कह रहे थे कि काफ लीग के दरवाजे अभी भी परवेज इलाही साहब के लिए खुले हैं। आप कितना वजन देखते हैं इस राय में या इस खबर में? देखिए, दरवाजे किसी के लिए खुले होना एक बात है, दूसरी ये कि शाह महमूद कुरैशी और किसी हद तक चौधरी परवेज इलाही को भी ये पता है कि अगर वो वापस क्यू लीग में गए तो क्यू लीग एक बहुत ही छोटी सी जमात है। देखिए, तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये कि लोग तो जा रहे हैं, लेकिन जो उनका मेन लीडर है वो अपनी जगह मौजूद है। उसका जब तक उसका फेट डिसाइड नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि शाह महमूद कुरैशी, देखिए एक सूरत हाल दो तरीके से होती है। एक सूरत हाल ये होती है कि पोस्ट इमरान पीटीआई क्या होगी, और उसके अंदर बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम इमरान खान के ही नैरेटिव को लेके पीटीआई की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और इमरान खान के साथ किसी तरह कोई एडजस्टमेंट हो जाता है तो शायद उनके लिए ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए अब पीएमएल-क्यू में जाना परवेज इलाही का जो है वो बहुत बात नहीं बन रही। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ यूसुफ रजा गिलानी और बिकॉज ऑफ आसिफ अली जरदारी। शाह महमूद कुरैशी जो है जहांगीर तरीन के साथ नहीं जा सकते क्योंकि उनका पीटीआई के जमाने से ही और उससे पहले से भी जहांगीर तरीन से बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। तो शाह महमूद कुरैशी के साथ इस वक्त जो इशू है वो ये कि वो समझते हैं कि पीटीआई इज नॉट अ डेड पार्टी येट, और वो अभी भी समझते हैं कि पीटीआई हो सकता है कि कल क्या अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कोई भी सूरत हाल होती है, तो वो अब भी अपने आप को पीटीआई के अंदर रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और कोई जिस तरह बहुत से लीडर्स आप देखें, असद उमर को देखें हम, असद उमर ने भी कंप्लीटली पीटीआई नहीं छोड़ी है, परवेज खटक ने भी पीटीआई नहीं छोड़ी है, इन सारे लोगों ने अभी सिर्फ ओहदों से रिजाइन किया है। तो अभी एक गैर यकीनी सूरत हाल है जिसमें ये सारे लोग ये समझते हैं कि आगे चल के अभी पीटीआई इलेक्शंस के करीब हो सकता है कि पीटीआई की एक नई शक्ल हमें नजर आए। सही, वो नई शक्ल में इमरान के नैरेटिव को रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान शायद उसमें ना हो, तो वो उस सूरत हाल को लेके आगे बढ़ते हैं। इस तरह बहुत से लोगों को हमने पीपल्स पार्टी में देखा है, पीपल्स पार्टी में इस तरह के ग्रुप्स बने कि जिन्होंने बेनजीर को तनकीद नहीं की, बेनजीर पे तनकीद नहीं की। भुट्टो पे आप पीपल्स पार्टी का कोई भी ग्रुप उठा ले, कोई ग्रुप भुट्टो को नहीं तनकीद करता भुट्टो पे। तो उसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट की कोशिश की जा रही है और शायद ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बाकी इन्हें पता है कि और किसी जगह जाना जो है उनके लिए फिजिबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं है। अलीना, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ। जरूर, मुख्तसर रखिएगा। ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, तनवीर इलियास साहब थे उसमें और नुमान लंगरियाल साहब थे, तो एक रिपोर्टर ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा आप पीटीआई के रहनुमा जो है उनको तो आप कायल कर लेंगे, लेकिन जो वोटर है उसको कैसे कायल करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अहम सवाल है इन सब के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा मईशत की सियासत के तनाजुर में बात करेंगे ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है वो नहायत ही कंप्रेशन का शिकार हुआ, जिससे मुल्क की तरक्की के मंसूबे बुरी तरह मुतासर हुए। और न सिर्फ ये कि डेवलपमेंट बजट के लिए कोई फंडिंग नहीं थी, वो निसफ से कम रह गई, बल्कि दूसरा जो बड़ा जुर्म किया गया वो ये कि जो विजन 2025 के तहत एक रोड मैप मुतय्यन किया गया था, जिसका CPAC भी एक बहुत अहम हिस्सा था, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंका गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, इस खबर ये है कि तमाम नज़रें बजट के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये आने वाले बहुत से मामलात की जो डायरेक्शन है वो तय करेगा। हाल ही में जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो तरक्याती बजट फेडरेशन ने इस दफ़ा विफाक ने प्रपोज़ करना है, उसके अंदर पहले तखमीना लगाया गया था कुछ 700 अरब रुपए रखने का, लेकिन अब हुकूमत ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं और 950 बिलियन यानी 950 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। गो के जो शराय नमू है उसका हदफ भी 3.5 रखा गया है। ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन तरक्याती मंसूबों के ऊपर इतनी ज़्यादा जो रकम और बढ़ाकर यानी 31% ज़्यादा अब रकम रखी गई है, ये क्या इशारा है, ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या ये इशारा ये है कि ये इलेक्शंस का साल होगा और इसीलिए तरक्याती मंसूबों के लिए बजट रखा गया है? क्योंकि इससे मुतालिक बहुत सी कयास आराइयाँ भी होती हैं कि ये बजट न सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, बल्कि ख़ास तौर पे जो हल्के की पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़ा अहम होता है। तो ये सवाल अपने तज्जियाकारों के सामने आज हमने रखा है। आप कहिएगा न्याजी साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो तरक्याती बजट में इजाफा हुआ है ये इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हुआ है? दरअसल एक तो वजह यह है कि मुझे नहीं पता क्या आया, उन्होंने जो 31% इंक्रीज है वो इंक्रीज है कि बजट के अंदर भी तो देखे ना, पिछले साल हमने जो फंड इकट्ठे किए उससे तकरीबन कम पे 1 ट्रिलियन रुपया जो है हमने ज्यादा फंड इकट्ठे करने हैं, यानी कि ये तकरीबन होएगा 24-25% हम ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर वो 24-5% है, उसके बाद इन्होंने 6-7% और बढ़ाया है, उस लिहाज से जो जिसको कहना चाहिए कि जो होता है रिलेटिव इन्होंने इंक्रीज किया है, तो फिर तो कुछ सेंस बनती है। वैसे भी इलेक्शन की वजह से बहुत सारे इक़दाम वो कर रहे हैं, करेंगे, और बजट के अंदर उनकी कोशिश यही होगी कि उस बजट से कोई फौरन बाद इलेक्शन में जाना पड़ जाए तो कम अज कम उन्होंने ज़्यादा रिलीफ तो देनी है। कि उनका ख्याल यह है कि बड़ी वजह जो लोगों में उनकी गैर मकबूलियत की है वो जो क्योस है वो इकोनॉमिक के, कभी पता चलता है जी कि डॉलर्स पता नहीं क्या रंग जमाने को है, कभी क्या चीज आती है, कभी क्या, फिर कीमतें जो ऑलमोस्ट 50% के करीब इन्फ्लेशन हो चुकी है। ये सारी चीजें तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना तो हर साल बजट में जब रिलेटिव इंक्रीज होती है उसके साथ जो आपका कलेक्शन होती है, क्योंकि मेरा ख्याल है ये 7 ट्रिलियन के करीब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 7 ट्रिलियन इकट्ठा करना है इन्होंने, अगर उससे ज्यादा नहीं। और पिछली दफा 6 ट्रिलियन से बहुत कम था, 58 था या 54 था। तो अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह और क्या हो सकती है। ठीक है। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, ये बताइएगा सर, ये बताया जा रहा है कि 700 अरब रुपए ही मुख्तस करने का प्लान था, लेकिन मीटिंग से बस कुछ मिनट्स पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड किया और मंजूरी दी कि इसको 31% बढ़ा के आप 950 बिलियन कर दें। सर कुछ आपके पास इत्तलात है इस सिलसिले में, ये फैसला क्यों किया गया, आप इसको कैसा इशारा समझ रहे हैं? मैडम शेख, इसका एक सिंपल इशारा तो ये है कि इनके पास लगता है वक्त और है, इनको पता है कि थोड़ा सा वक्त और है, वरना जून में अगर ये मुख्तसर हों तो 1 जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने के बाद तो ये तो चले जाएंगे। तो फिर ये पैसे कहाँ लगेंगे, कितने मंसूबे अनाउंस होंगे, किधर जाएंगे, नंबर 1। तो ये एक तो कि इशारा ये है कि खैर से निगरान हुकूमतों की तो लॉटरी निकली हुई है ना, कि कौन वो लंबे ही हो ही जा रहे हैं, इसी तरह इनको भी लगता होगा कि कोई थोड़ा सा और वक्त है, तभी तो शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी वक्त में, उन्होंने गुरु हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डाल दी यह कार्रवाई। दूसरी बात है, असद इकबाल साहब का भी आप बयान सुनवा रहे थे, मुल्क के तरक्की के मंसूबे बुरी तरह मुतासर हुए। हजूर
14 महीनों में मुल्क जितना मुतासर आपने किया है उसका कोई सवाल जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। कौम रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है, उसका कोई सवाल जवाब आपसे नहीं पूछा जा रहा। 14 महीनों में कौन सा रोड मैप था? आप तो रियासत बचाने आए थे, सियासत, आप तो सारे मसाइल का हल थे, अरस्तू थे, अफलातून थे, नवाज शरीफ की तजर्बाकार टीम, शहबाज गवर्नेंस, बाबा मईशत इसहाक डार। कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान, सवा सत्यानाश कर दिया। और फिर ये भी है मैडम शेख कि महंगाई ना सिर्फ श्रीलंका से ज्यादा है बल्कि हमारी करेंसी भी बदतर है, श्रीलंका से भी ज्यादा, वो डिफॉल्ट कर चुका है। आप अब देखिए कि कहाँ गया IMF, कहाँ है वो 200 से नीचे डॉलर, कहाँ है वो महंगाई मुकाओ मार्च, कहाँ है वो बेरोजगारी खत्म करना, कहाँ है वो गुर्बत, कहाँ है वो सस्ती बिजली, कहाँ है वो गैस सस्ती बिजली। मैडम शेख बात ये है कि इलेक्शन की अब इनको आखिरी बात, अब इनको फिक्र नहीं है। इलेक्शन के इसलिए फिक्र नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े से बात आगे जा चुकी है, बात पहुंच गई है गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। अगर नॉर्मल सूरत-ए-हाल होती तो 900 अरब क्या 9000 अरब रख लेते तो ये बयानिया लेस और परफॉर्मेंस लेस गवर्नमेंट अपने लाहौर में जमानतें जब्त करवाती। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन की फिक्र नहीं है, इलेक्शन इन्होंने जीतना है जाहिर है, और बिलावल साहब के सेरे सजने हैं लग ऐसे ही रहा है, तो लिहाजा इलेक्शन की फिक्र नहीं है। ये पता नहीं कौन सी कार्रवाई आगे की डाल रहे हैं। और भट्टी साहब, ये आपका तज्जिया है ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है खबर बता रहे हैं और भी आगे। हाँ मैडम शेख, मैं तो कई अरसे से कह रहा हूं कि ये 8 अक्टूबर को 50-50 है इलेक्शन मुझे होते नजर आए। नहीं, मैं उस पे नहीं, मैं तो बिलावल साहब का कुरा निकलने की बात कर रही थी इस दफा। न्यायी साहब प्लीज मुख्तसर रखिए। खबर भी है और तजिया भी है, खबर भी है तजिया भी है। क्या खूबसूरत खबर है कि आने वाली जो टाइम है उसका भी फैसला हो चुका है, सिलेक्ट हो चुके हैं, तो फिर हम वो सिलेक्टेड वजीर आजम का नारा दोहराएंगे। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट। ठीक है, हम जरूर दोहराएंगे भट्टी साहब अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मैं न्यायी साहब को 1 मिनट सुनना चाहती हूँ, देन आई हैव टू मूव टू मज़ साहब। न्यायी साहब मुख्तसर रखिएगा। मैंने अभी मंगवाई है, इस साल 7 ट्रिलियन का टारगेट तकरीबन हम मीट कर रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन का। ठीक है। और नेक्स्ट जो है 9 ट्रिलियन टारगेट किया है, तो मेरा नहीं ख्याल वो 31% तकरीबन एडजस्ट हो जाता है। मज़े साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, लिहाजा इकोनॉमी को हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमी आने वाले वक्त में बैठ जाए तो हमें परवाह नहीं है। असल चीज ये कि आज क्या है, आज इसको आप कर दें, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल नीचे कर दें, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बिल्कुल नीचे कर दें, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन जीते हैं उसके बाद का आप बजट देखिएगा कि कितना टफ बजट होगा। तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो मुल्क नहीं है, हमारी प्रायोरिटी मुल्क की मईशत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी मुल्क की सियासत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी सिर्फ अपने मफादात हैं, और ये उसी की लड़ाई का एक वो है। बाकी तमकीना आप तखमीना लगाते रहें, आप ये डिस्कस करते रहें कि बजट ऐसा आएगा, लेकिन असल चीज यही है कि बजट इसलिए अच्छा आएगा क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओके जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।